नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज़ शरीफ साहब ने एक बड़ा धांसू किस्म का ट्वीट किया। 2 पार्ट का ट्वीट है, पार्ट 1 पार्ट 2। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले पार्ट में लिखा है कि हालिया वाक़यात से एक बार ये साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें साथ पर्दों में छुपी रहती और किस तरह बाज़ की तशहीर करके मर्ज़ी के माना पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। आज मैं अपनी जमात को हदायत जारी कर रहा हूँ कि आईन पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफवाज को अपने हल्फ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्करी और मुतल्लिका एजेंसियों के नुमाइंदों से मुलाकात नहीं करेगा। कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी मुलाकात एलानिया होगी और इसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। अब से चंद घंटे पहले शेख रशीद अहमद साहब ने मुलाकातों के हवाले से क्या कहा, वो ज़रा टुकड़ा भी सुन लें। मैं चैलेंज करता हूं आज फैसलाबाद में कि मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं और आज मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। कौन सा लीडर ये कहता है कि वो तन्हाई में नहीं मिलता कमर जावेद बाजवा के साथ? लीडर हो, कोई ऐसे ही थड़पूंजिया ना हो, कोई पार्टी हेड मुझे आके बताए। नाज़रीन, ये तो एक ट्वीट का भी जिक्र आपने सुन लिया और शेख रशीद अहमद साहब का आपने तज्जिया या तबसरा भी सुन लिया। अब से थोड़ी देर पहले जब नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया तो मुझे कोई साहब ने फ़ोन करके कहा, उन्होंने कहा कि महकमा ज़राअत के जो साइंसी तजर्बात थे लाहौर में मेडिकल सर्टिफिकेट्स के, वो सारे के सारे बैकफायर कर गए हैं और जो भी रिलीफ दिलाने की कोशिश की गई थी इस उम्मीद में कि ताल्लुकात ठीक रहेंगे, वो बात सही साबित नहीं हो सकी। अब इसका मतलब है क्या इन सारी चीज़ों का, इस पे बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब अंसार अब्बासी साहब, पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमनगार हैं, इन्वेस्टिगेशन यूनिट को हेड करते हैं, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज़ अखबार के। मेरे साथ हैं स्टूडियोज़ में, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार वीडियो लिंक से लाहौर से जनाब सईद काजी साहब, वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज़ वेल। और मुझे पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुझे वीडियो लिंक के ज़रिए अमरीका से शाहीन सहबाई साहब मुझे जो है अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। अगर मैं शाहीन सहबाई साहब से मैं आगाज़ कर लूँ सबसे पहले। शाहीन सहबाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। शाहीन साहब, ये अगर हम ये कहें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दर हकीकत उन्होंने जो भी फैसिलिटेशन लेनी थी, उन्होंने जो कंसेशंस लेनी थी, जो रिलीफ उन्होंने लेनी थी, वो ले चुके हैं और उस सारी रिलीफ और कंसेशन के नतीजे में एक सियासी बार वो उठा रहे थे, एक वज़न उनके ऊपर था। जब लोग कहते थे इनकी खामोशी क्यों है, ये चुप क्यों है, इनकी पार्टी खुल के क्यों नहीं बोल रही, उन तमाम चीज़ों का उन्होंने हल ये निकाला है जो हम 20 तारीख के बाद से देख रहे हैं कि उन्होंने अब एक नया नैरेटिव जिसमें उनके केसेस, करप्शन, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, अब उन्होंने एक सिविल मिलिट्री नया नैरेटिव जो है वो उन्होंने इनैक्ट कर दिया है और जो भी उनको लोग सहूलतें और फैसिलिटेशन और कंसेशन दे रहे थे, दर हकीकत उनकी तमाम हिकमत अमली को उन्होंने उल्टा कर दिया। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। जो अभी आपने नवाज शरीफ साहब का ट्वीट पढ़ के सुनाया, मैंने भी देखा था, उसमें उन्होंने कहा कोई रुकन अब किसी से नहीं मिलेगा। क्या ये जो डायरेक्शन है ये लीडर्स के लिए भी है, उनके अपनी फैमिली के लिए भी है, भाई के लिए भी है, या सिर्फ अरकान के लिए है? एक तो ये, मगर ये हो सकता है कि अब क्योंकि सारी मुलाकातें उनकी हो गई, जितनी प्राइवेट मुलाकातें उन्होंने करनी थी, जितने लोगों को भेजना था, बातचीत करनी थी, वो सारी की सारी तो हमें लगता है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, नाकाम हो गई। अब वो रास्ता जब बंद हो गया तो अब और कोई ऑप्शन नहीं क्या है उनके पास सिवाय इसके कि वो कहेंगे जी अब कोई मुलाकात नहीं होगी। अब ठीक है, मुलाकात हो इतनी बहुत हो गई, उसका कोई नतीजा नहीं निकला, तो अब नहीं होगी तो चले ठीक है, नहीं होगी, उसका उनको कोई फायदा नहीं होगा, मगर वो जो फायदा उठाना चाहते थे वो बाहर चले गए। लेकिन शाहीन सहबाई साहब, आप ये क्यों कहते हैं, शाहीन सहबाई साहब आप ये क्यों कहते हैं कि जो मुलाकातें होती रही हैं गुज़िश्ता हफ्तों महीनों में उनका नतीजा नहीं निकला? आखिर मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा को रिलीफ मिल गई है, वो जो है अब एवन फील्ड अपार्टमेंट के केस में वो अलग हो गई हैं, पहले वो उनके साथ नथी थी, अब वो अपनी पिटिशन और अपील अलग से एवन फील्ड में डाल रही हैं। रिलीफ तो मिल गई, और नवाज शरीफ साहब को क्या रिलीफ चाहिए थी सिस्टम से? खुद तो अब उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना नहीं था, वो लाइफ डिस्क्वालीफाइड हैं, 70 बरस के हैं, और क्या रिलीफ चाहिए थी उनको?
यही मैं कह रहा हूं कि जो रिलीफ उन्होंने लेना था वो ले लिया, वो ऑलरेडी चले गए और जो कुछ होना था अब हो चुका। अब मजीद उनको कुछ नहीं मिल रहा, इसलिए अब मजीद मुलाकातों का उनके ख्याल में कोई फायदा नहीं होगा। बात यही है कि जो लेना था वो ले गए और अब एक नई पॉलिटिक्स लंदन से होगी, जैसा कि हम देख चुके हैं। हमारे एमक्यूएम के बानी साहब भी बहुत अरसे तक वो पॉलिटिक्स करते रहे, तो अब देखते हैं वो कैसे चलती है। ठीक, अंसार अब्बासी साहब, अब मोहतरमा मरीम नवाज, असल तो जो फ्यूचर था पॉलिटिकल वो था मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का। 1 सितंबर को मोहतरमा मरीम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एबन फील्ड केस में एक अलग से अपील करने का, कन्विक्शन के खिलाफ हक जो है वो दे दिया, उन्होंने अपील फाइल भी कर दी। उनको अगर जल्दी वहाँ से एक रिलीफ मिल जाती है तो उनकी पॉलिटिक्स जो है वो सड़कों पर आ जाएगी, वो खुल के बोलेंगी। नवाज शरीफ साहब लंदन से उसको सपोर्ट करेंगे कैंपेन को। ये पॉलिटिकल अब चल रही है कहानी आगे। पहले मियाँ साहब ने जो 20th को कहा वो मेरी नज़र में ज़ाहिर है उनका एक आउट ऑफ हिज फ्रस्ट्रेशन, उनका एक ऑफेंसिव था, ऑनस्लॉट था अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट। फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की? वो भी मैं बताऊंगा अभी। वो उनका ऑनस्लॉट था अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट, और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शेख रशीद साहब और फिर कल ISPR, ये काउंटर ऑफेंसिव एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया। और इसमें ज़ाहिर है उनका मकसद यही था कि ये पॉलिटिशियंस जो भी ये कह रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएँ, मतलब है कि वो असल में क्या करते हैं। अब मैं मालूमात की बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ आपको कि पिछले कितने अरसे से, जो कि मैं रिफ्लेक्ट भी कर चुका हूँ ऑलरेडी अपनी एक रिपोर्ट में, कि एक नहीं अब बहुत से लोग, मुझे PMLN के बंदे ने खुद ने कहा कि अब एक नहीं, पहले तो होता चोई निसार साहब का इंटरेक्शन होता था डायरेक्ट फ़ौज के साथ और फिर आपस में जो भी मामलात होते थे, तो अब एक नहीं, अब मल्टीपल बहुत से लोग हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। और फिर ये है कि मियाँ साहब और मरीम दोनों को पता भी है कि कौन कौन से लोग कॉन्टैक्ट्स में हैं। बल्कि कोशिश ये रही उनकी कि एक तो हमारे पुराने रिलेशनशिप हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो दोबारा से मतलब ठीक हो जाएं, और ज़ाहिर है वो ठीक होंगे तो वही वाली बात हो सकता है कि इनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि आप देखें कि इसी दौरान ट्वीट्स वगैरह भी मरीम की नहीं आ रही थी, कोई वजह थी, मियाँ साहब भी नहीं बोल रहे थे, कोई वजह थी। लेकिन इन 10-12 महीनों में एक लेजिस्लेशन हुई जो ऑल ऑफ अ सडन जिसको फुल सपोर्ट किया PMLN ने, डिस्पाइट रिजर्वेशन ऑफ मैनी ऑफ देयर MPs, फुल सपोर्ट किया और ज़ाहिर मियाँ साहब की मर्ज़ी से किया। अच्छा, अब जो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे एक साहब ये कह रहे थे कि जी देखें, जो पहले जब मुशर्रफ दौर में इनका एग्ज़ाइल हुआ तो उस वक़्त जब कमिटमेंट जो की जाती थी उनको ऑनर किया जाता था। ठीक, इस वक्त अब ये सब अलेज्ड कमिटमेंट्स अभी क्या हुई हैं और दूसरी साइड की एक्सपेक्टेशंस क्या थी जो मीट नहीं हुई, इनकी हम एक्सपेक्टेशंस कर देते हैं, उस साइड पे हम अलेज्ड। बड़ा अच्छा एनालिसिस, वेरी गुड। तो क्या वजह हुई? नहीं, अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन बेस में आप बता रहा हूँ, मुझे कहा है कि ये वजह है। तो जब वो चीज़ें, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं, कमिटमेंट्स जो थी बकौल उनके अलेज्ड कमिटमेंट्स, वो पूरी नहीं की गई। कहा जाता था ये नवाज शरीफ साहब के नहीं, PMLN डेफिनेटली PMLN की टॉप लीडरशिप की वो नहीं हुई, तो उसकी कंसिक्वेंस में ज़ाहिर है एक फ्रस्ट्रेशन थी। और वो सईद काजी साहब कुछ आने दीजिए। सईद काजी साहब, अंसार अब्बासी साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने 20 तारीख से जो एक नई कहानी शुरू की है गुज़िश्ता 4 दिनों में 72 घंटों में, ये दर हकीकत चूँकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, जो उनकी तवक्कुआत थी, जो उनसे कमिटमेंट्स की गई थी वो पूरी नहीं हुई, वो अब गुस्से में है, नाराज़गी में है और फ्रस्ट्रेशन में ये कर रहे हैं। एक दूसरा आर्गूमेंट ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की जितनी सियासी ज़रूरियात थी पूरे निज़ाम से और सिस्टम से, वो उन्होंने गुज़िश्ता 10-11 माह में पूरी कर ली हैं, मज़ीद पूरी हो नहीं सकती थी। अब उनको नुकसान और बार और वज़न उनके ऊपर ये था कि आवाम, मीडिया, उनकी अपनी पार्टी में सवाल था कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, किस किस्म की एश्योरेंसेस दे रखी हैं, क्यों वो चुप हैं, क्यों वो नहीं बोलते, क्यों मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा नहीं बोलती हैं। अब उन्होंने उसकी काउंटर चीज़ शुरू की है और वो दर हकीकत नए सिरे से एक नया नैरेटिव शुरू कर रहे हैं जिसमें लोग उनके केसेस, करप्शन, एबन फील्ड, अल अजीज़िया सब गर्क हो जाएंगे। इसमें एक नई कहानी उन्होंने शुरू कर दी है, पुरानी पॉलिटिक्स। मैं डॉक्टर साहब थोड़ा कुछ ये आवाज़ का भी इशू है, मैं जो समझ पाया हूँ आपकी गुफ्तगू से, मैं एक बात ज़रा कमेंट करना चाहता हूँ कि इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो हल्फ की पासदारी याद दिलाने के ज़िमन में जो मुलाकातें होती रही हैं
वो अब आइंदा नहीं होंगी। तो ये बड़ा फिक्रा इसने मुझे बड़ा इंट्रीग किया है। मसलन जो मुलाकातें इनकी जनरल जिलानी साहब से हुई, या इवन जो जहांगीर करामत साहब ने जिस तरीके से हल्फ की पासदारी की, मेरा इशारा सुप्रीम कोर्ट पर हमले की जानब है। इसके अलावा तो कौन सी पासदारी के ज़िमन में ये लोग जो है जाके जो है वो नसीहत कर, बेद पर नसीहत हो गई ना कि आप जब बताने गए कि जनाब ये आपका हल्फ है, आपको चूंकि पता नहीं है। तो सीधी सी बात है कि हमेशा वाक और मिलता रहा, एस्टैब्लिशमेंट माजी में इनके साथ जो है वो करती रही, अब वो नहीं हो रहा, हालात बदल गए हैं, दुनिया बदल गई है, ये वो दुनिया है नहीं। तो ये बात, और दूसरी बात ये है कि ये बात फिर अब दुरुस्त साबित हो गई कि जो बयानियां उन्होंने फरमाया अपनी इस एपीसी की मीटिंग में, वो उसके बाद लास्ट डिच एफर्ट थी। और एक मारूफ साहबी है, मैं नाम नहीं लेता, जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये खबर ब्रेक कर दी थी 2-3 दिन पहले कि इनका जो भेजा हुआ नुमाइंदा है वो बेनीलो मराम वापस आ चुका है। तो उसके बाद अब ये यलगार हो की बात, ऐसे इकबाल साहब का अगर आप निकाल के देखें एक शॉट, तो उसमें बड़ा गुस्सा जी, तो वो उसमें बड़ा गुस्सा भी नजर आता है उनमें। मगर मेरा एक सवाल ये है, इस बात पे हमारा सबका इत्तेफाक है कि तमाम इदारे अपने अपने हदूद में रहें, लेकिन जब एक इदारा या एक लोग या एक डायनेस्टी इदारों को अपनी मदद के लिए जो है वो हाजिर रखना चाहेगी, तो फिर उसी ज़िमन में कभी लड़ाई भी हो जाती है। तो अगर जब लड़ाई हुई या दोस्ती हुई, उसमें मैं आप या 22 करोड़ लोग कहां खड़े हैं? आपस में ही आपने तय करना है तो कर लें भाई, तो और करते रहे हैं। हमें यह समझ आ रहा है कि इस बार आपको वो रिलीफ नहीं मिल पा रहा जो कयूम कोर्ट से मिला था, जो जनरल जहांगीर करामत से मिला था, जो जनरल जिलानी और जनरल ज़िया उल हक ने दिया था। मैं तो उसे पॉजिटिव लेता हूं, हर चीज यकीनन दुरुस्त नहीं होगी, there is a lot that desired to be corrected या उससे बेहतर होना चाहिए। रिलीफ क्या चाहिए? मगर कम से कम एक बात तो खत्म हुई। सही कहा, नवाज शरीफ साहब को इस चीज पे और क्या रिलीफ मिल सकता है? मैं इशारा था, मैं आप मुश्किल बाहर चले गए, आपको आराम से बाहर बैठे। मुराद ये है कि मुराद ये है कि भाई आराम से तो अब नहीं बाहर बैठा जाता ना, वो आराम से अंदर बैठना चाहते हैं। वो अपना इनएलियनेबल राइट समझते हैं इक्तदार में रहना, कि जो इनके साथ डील हुई थी, जो 68-69 की तहरीक, जुल्फकार अली भुट्टो, उसके मैंडेट को तोड़ना, मुस्लिम लीग नून और MQM का जन्म, दोनों हमशीरगान कहता हूं मैं, तो ये एक डील थी, वो अब खत्म हो गई, माजी का हिस्सा है। आज एक चेंज एनवायरनमेंट है, एक बदली हुई दुनिया है, तो उसमें अब वो अपनी रेलेवेंस बनाना चाहते हैं, वो बनती नजर नहीं आती, फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। तो ये सब कुछ हुआ है। अलबत्ता अंसार भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, अगर ये रिलीफ लेने जाते हैं तो ये भी अनफॉर्चुनेट है, अगर कहीं से मिलता है तो वो भी अनफॉर्चुनेट है। तो इसको दुरुस्त होना चाहिए। मेरे ख्याल में पहला कदम इसे हम दुरुस्त कह सकते हैं कि अब किसी को कोई फेवर वहां से नहीं मिल रही, बल्कि इदारों को कोशिश करनी चाहिए सब अपना अपना काम करें। जी मुईद भाई। डॉक्टर साहब एक पॉइंट मेरे साथ रहिए। शाहीन से भाई साहब, देखिए अंसार अब्बासी साहब का भी और सईद काजी साहब दोनों का मौक़िफ़ ये लगता है, ये उनका एनालिसिस क्या लगता है, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को कुछ चाहिए था, उनको मज़ीद रिलीफ नहीं मिली, उनसे जो कमिटमेंट्स हुई थी, वादे अहद व पैमा हुए थे, पूरे नहीं हुए, इसलिए वो गुस्से में है, नाराज़ हैं, फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन में वो हमले कर रहे हैं। मैं दूसरा आर्गूमेंट ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने इस सिस्टम से जो कुछ हासिल करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया है। वो एक अजीब पुरसरार किस्म के मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के बरतानिया में बैठ गए हैं। वो कभी उतने बीमार नहीं थे, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं था, वहाँ वो घूम फिर रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उन्होंने वहाँ से सियासत शुरू कर दी है। अदालतों में वो कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, और एंजियोग्राफी को कहा जाता है कि वो सर्जरी करवानी है उन्होंने, तो उनके सारे मकासद पूरे हो चुके हैं। मोहतरमा मरियम बीबी सियासत में लॉन्च हो गई हैं। अब वो अपनी वहाँ पे अपने रेट्रिक के ज़रिए मोहतरमा मरियम नवाज़ की सियासत को जिला बख्श रहे हैं, उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। उनके गोल्स पूरे हो गए हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो अब एक्ट 2 है ड्रामे का जो वो कर रहे हैं। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट जो हम मिस कर रहे हैं आजकल की सिचुएशन में और पुरानी सिचुएशन में, पहले भी इन लोगों के बातचीत होती थी, रिलीफ मिल जाती थी, काम चल जाता था। अब इस सिचुएशन में एक और एडिशनल फैक्टर जो आ गया है वो है मिस्टर इमरान खान।
पहले एक दो पार्टीज का झगड़ा होता था, एक को रिलीफ मिल जाता था और एक को निकाल दिया जाता था या नाराजगी हो जाती थी, फिर उसको लाया जाता था, फिर उसको आपस में ही एक्सचेंज होता रहता था। लेकिन अब एक थर्ड पार्टी आ गई है, इमरान खान, जो कि एक बड़े स्टेक होल्डर है और वो एक बड़ी पोजीशन में बैठे। अब इतना ज्यादा आसान नहीं रहा, अगर कोई रिलीफ देना भी चाहता है, जो कि नहीं देना चाहिए, जैसा कि हमारे सब दोस्तों ने कहा कि जी ये लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई चाहता भी है तो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी भी, इंटरेस्टेड पार्टी, स्टेक होल्डर मौजूद है इस सिस्टम में और उनका भी एक ओपिनियन है और उनका भी, उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। तो ये मुश्किल हो गया। अब उनको देखिए, उन्होंने जो लेना था ले लिया, आपने भी कहा, सबने कहा, मगर आगे भी तो उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है और वो खुद अगर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो उनके खानदान ने करनी है, उनकी बेटी ने करनी है, उनके बच्चे भी तैयार हैं शायद, और बाकी भाई भी तैयार हैं, उनके बच्चे भी तैयार हैं, और सबके सब जो है वो केसेस में फंसे हुए हैं, करप्शन में फंसे हुए हैं, जिससे वो निकल नहीं रहे। तो ये मसले तो उनके लिए बहुत बड़े बड़े हैं और यही मसले हैं जिनसे वो निकलना चाहते हैं। बाकी पॉलिटिक्स तो बहुत लंबी चलती रहेगी, लेकिन फिलहाल तो वो इन प्रॉब्लम्स में है जिससे वो निकलना है, लेकिन वो निकल नहीं सक रहे। सो बुनियादी तौर पर फिर आप तीनों एक ही तरफ हैं, आप सारे ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जो रिलीफ चाहिए इस निज़ाम से, वो रिलीफ उनको निज़ाम से नहीं मिल रही, वो फ्रस्ट्रेटेड है। मैं फिर आपके पास क्वेश्चन लेके आता हूँ, इस निज़ाम से उनको क्या रिलीफ और मिल सकती है? वो ये कह रहे हैं शाहीन शहबाज़ साहब के निज़ाम से लोगों को रिलीफ मिल जाती थी, अब एक थर्ड फोर्स पैदा हो गई है ज़िद्दी किस्म की, वो है इमरान खान। इमरान खान निज़ाम की जो एक सिस्टमेटिक रिलीफ इन बिल्ड थी, वो रिलीफ होने नहीं दे रहे। लेकिन और साहब मैं आपको बताऊं ना कि मैं तो इस असूल के ख़िलाफ़ हूँ बेसिकली कि रिलीफ के यही कि पहले क्यों मिलता रहा। मैं किसी एक पर्टिकुलर शख्स की बात या पार्टी की नहीं बात कर रहा, मैं पूरी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, और ये अलमिया होगा कि अगर ये अभी भी चीज़ कंटिन्यू कर रही है तो। अच्छा, और मेरी इस पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है। अब मियाँ साहब के साथ क्या हुआ, एक बात मैं और कर दूँ कि मियाँ साहब का जो सारा केस था, मेरी नज़र में, मेरा ओपिनियन आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट्सएप JIT और अरशद मलिक के केस तक जो भी वो सारा कुछ एक्सपोज हुआ, मेरा ख्याल है कि ही वाज नॉट गिवन अ फेयर डील। मतलब प्रोसेस वो फेयर, मुझे उसमें, आपको लगता है वो प्रोसेस फेयर नहीं? मुझे उसमें सीरियस मेरी रिजर्वेशंस हैं। जो भी प्रोसेस था वो मुझे लगता है कि शायद जो इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ नहीं। लेकिन अच्छा, एक और भी लेकिन रोज़ सुनिएगा, देखें पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ होता है, ज़ाहिर है, चूँकि वही बात है कि डीलिंग शीलिंग हमेशा होती है, जिस तरह के इलेक्शन भी हो गए, सब कुछ होता है। मैं ये कहता हूँ कि जब आप कहते हैं कि हमने असूल की पॉलिटिक्स करनी है तो ठीक है, आपके साथ ज़्यादती हो गई, लेकिन उस ज़्यादती को अनडू करने के लिए आप क्यों उन्हीं पावर्स के पास जाते हैं जिनके मुतालिक आप ये कहते हैं कि उन्होंने ज़्यादती की? सो हमारा फिर किबला पॉलिटिक्स का कैसे ठीक होगा? हमारे मुल्क में जो डिस्टॉर्टेड एक अजीब किस्म का निज़ाम चल रहा है, ये डिस्टॉर्टेड निज़ाम तो उसी तरह चलेगा। सो हमारे सियासतदानों ने, चले हमें दूसरी साइड पे तो हम कह रहे हैं ना कि जी वो ये कर रहे हैं, करते रहें, फिर आपने क्या सीखा? मुझे सिर्फ इस बात का कोई जवाब दे दे कि फिर अगर आप भी ये नहीं सीखेंगे तो ये चीज़ें इंप्रूव कैसे होंगी, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कैसे होगी? ये जो रिलीफ देना, ये रिलीफ ना दे। मैं एक ब्रेक ले लूँ शाहीन शहबाज़ साहब, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद शाहीन शहबाज़ साहब का कमेंट लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, मेरे तीनों पार्टिसिपेंट्स में कोई भी मेरे एनालिसिस के लाइन से एग्री नहीं कर रहा। मैं अकेला ही समझ रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने को बहुत ही स्मार्ट किस्म की मूव की है, लेकिन सभी लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने मूव जो है वो एक फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में की है, वो नाराज़गी में उन्होंने मूव की है। शाहीन शहबाज़ साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे अंसार अब्बासी साहब के बाद वक्फे से पहले? जी, अंसार ने कहा कि इनको शायद फेयर डील नहीं मिली नवाज शरीफ साहब को, स्टार्टिंग फ्रॉम, जैसा कि उन्होंने कहा, व्हाट्सएप से लेके तो वो अरशद मलिक साहब के केस तक जो कुछ भी हुआ। मगर मैं एक फैक्टर बीच में लाना चाहता हूं कि जो आपने, अंसार साहब और जो हमने और सबने मिलके इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स, इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस, इतने जो कुछ हमने इन्वेस्टिगेशंस करके रिपोर्ट्स दी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या उनका अकाउंटेबिलिटी हो गई है या होनी चाहिए या नहीं हुई, या अभी और बाकी है मजीद, या ये जो कुछ अब एविडेंस, अब पहले तो एविडेंस हमारे पास नहीं होती थी लेकिन अब बहुत एविडेंस आ गई है,
और इस एविडेंस का अब क्या करना चाहिए? अगर इसको हम यूज करें, इसके ऊपर कन्विक्शंस हो, ट्रायल्स हो, तो क्या ये प्रोसिक्यूशन है या पॉलिटिकल इंतकाम है? यानी इसके बारे में भी कुछ एक क्लियर आइडिया होना चाहिए ना हमको। शाहीन सबाई साहब, यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल है पाकिस्तानी सियासत के हवाले से, पाकिस्तानी माशरे के हवाले से और पूरे निज़ाम के हवाले से। वो सवाल ये है, पाकिस्तान में जो आर्गूमेंट सेल किया गया है गुज़िश्ता 10, 15, 20 बरस में, सियासत के अंदर सेल किया गया है कम से कम 20 बरस में, वो ये है कि सच सिर्फ वो होता है जिस पे अदालत की मोहर साबित हो जाती है। यानी अगर एक आदमी अदालत में कातिल साबित ना हो, वैसे उसने पूरे मोहल्ले बाजार के सामने या सीसीटीवी कैमरे के सामने कत्ल किया हो, जैसे अचकज़ई साहब ने एक पुलिस के कांस्टेबल को अपनी गाड़ी में ताकत के नशे में अंधेधुन तेज़ी से वो आए और उन्होंने गाड़ी में गरीब कांस्टेबल को रोन डाला, उसकी वहाँ पे हलाकत हो गई। लेकिन अदालत में ये हुआ कि जी जो शवाहिद हैं वो चूँकि पूरे नहीं हैं। ये केस एक लिटमस टेस्ट है पूरे पाकिस्तान के निज़ाम अदल के हवाले से। आर्गूमेंट ये बनाया गया है कि जरदारी साहब के ख़िलाफ़, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़, फ़लाँ सियासतदान के ख़िलाफ़, नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और भी जो सब लोग हैं, हसन हुसैन, तो किसी के ख़िलाफ़ केसेस चूँकि साबित नहीं हो रहे, चुनाचे ये जो हैं बेकसूर हैं और इनके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। और फिर अगर एक अदालत से हो भी जाता है केस, सपोज एक ट्रायल कोर्ट से हो जाता है, फिर हाई कोर्ट में कुछ और फैसला होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ और फैसला होता है, तो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं और अंसार अब्बासी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, फिर यहाँ फिर ये सवाल उठता है कि हकीकत क्या है? हकीकत वो है जिसे कैमरे की आंख देखती है, जिसे आप एनालिसिस के ज़रिए साबित करते हैं, या हकीकत सिर्फ वो है जो एक प्रोसीजर में, लॉ एंड प्रोसीजर के तहत जिसको एग्जामिन किया जा सकता है? क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। देखिए, पहले तो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आप भी आ जाए, ठीक, मैं एक क्विक कमेंट ले लूं इसका। मैं शाहीन सबाई साहब के क्विक कमेंट के बाद सीधा आपकी तरफ। जी, आप जरा क्विक कमेंट। जी जी, आपने बिल्कुल ये सही कहा। देखिए, हकीकत हमें जो नजर आती है वो तो हम देख लेते हैं कि ये हकीकत है। आप ये भी देखें कि अदालतों में अगर आप कहते हैं कि अदालत कन्विक्ट करेगी तो फिर वो सच होगा। यही लोग जिनके खिलाफ केसेस हैं, करप्शन के इल्जामात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंस है, यही लोग बैठे होते हैं गवर्नमेंट्स में और उसी एविडेंस को मुस्तकिल आगे लग जाती है, जल जाती है, फाइलें गायब हो जाती हैं और फिर अदालत में जाके कहते हैं कि जी वहाँ तो फाइल ही कोई नहीं है, तो इसलिए केस साबित नहीं हुआ। ये भी तो एक एलिमेंट है जिसको हमें देखना चाहिए कि हमारा जस्टिस सिस्टम है क्या हमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में जो मिलेगा और पीछे बैठ के जो कुछ कर रहे हैं वो सब ठीक है? जैसे कि वो आपने उस गरीब पुलिस वाले का केस बताया कि सामने सबके वो मारा गया, लेकिन अदालत के सामने आंखें बंद है, अदालत की जस्टिस इज ब्लाइंड और व्हाटएवर यू कैन कॉल इट। तो इसको भी जरा गौर कर लें कि ये हमारा सिस्टम क्या है, इतनी प्रोवाइड करता है मौका सबको कि वो सारी एविडेंस अदालतों में ले जाके आप पेश नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक, जरा आप सही काजी साहब का इसमें, जी सही काजी साहब आप क्या इस पे कहना चाहते हैं? जी सही काजी साहब। मैं तो एक तारीफ बड़े आदमी ने की थी कि कानून उस कॉब वेब और मकड़ी के उस जाले की तरह है जो जिसमें वीक पकड़ा जाता है और पावरफुल उसको टीयर पास के फाड़ के निकल जाता है। इस तारीफ से मैंने बहुत लोगों से और कानूनदानों से भी बात की है, वो इससे इत्तफाक करते हैं। नंबर 1 पहली बात तो ये है। अब आ जाते हैं इस पर्टिकुलर केस पे। अंसार अब्बासी साहब से तो हम सीखते हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में एक बड़ा आइकॉन है हमारे, लेकिन बात यह है कि हमें यह भी पूछना पड़ेगा कि अमजद इकबाल रांझा साहब की रातों रात कैसे ट्रांसफर हुई, वो कैसे आ गए मलिक से, क्या अरशद मलिक साहब वो दुबई में सऊदी अरब में क्या कर रहे थे, मुलजिम के घर वो क्यों तशरीफ ले गए। मैं उन इल्जामात की तरफ नहीं आता जो आपके प्रोग्राम में जनाब इरशाद भट्टी साहब ने उस चीजों के बारे में, गाड़ी और बाउंस होने वाले चेक के हवाले से लगाए थे, उनको पता होगा। मगर मैं ये सवाल एक बड़ी अहम जुडिशियल शख्सियत जो मुझे मकामी तौर पर उनसे मेरा सोर्स था, मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा, तो मेरे ख्याल में उसके बाद इन लोगों का रिकॉर्ड क्या है। इस तरह तो कोई चपड़ासी बात नहीं करता अपने 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 अफसर से, जिस तरह जो है जनरल कयूम पकड़े गए सीएम के मुलाजिम से बात करते हुए जो कि एहतसाब रहमान था। दिस इज देयर हिस्ट्री। ये वो लोग हैं, देखें इन्हें आदत ही नहीं थी। अच्छा एक बात, और दूसरी बात मेरा एक मुतालबा है, और ऑल्दो आई डोंट सब्सक्राइब टू इट, ये गलत है, मगर मेरे मुल्क में साइकिल चोर के साथ जो सलूक होता है थाने में, इनके साथ क्यों नहीं हुआ? इनको क्यों अंदर एसी लगा के देते हो आप? इसलिए क्योंकि बिलियन की चोरी आपके स्टेटस को बढ़ा देती है।
7 स्टार चोर और 9 स्टार चोर होगा, और एक छोटा जो रोटी की तंगी में अपनी भूख से तंग आके मोबाइल छीनता है, उसकी आप खाल खींच लेते हैं। और जो सदियों में आपको पीछे फेंकता है और आपकी नस्लों को गुर्बत की जिल्लत में गाड़ के चला जाता है, और वो वहां भी यहां का सेलिब्रिटी है। मैं ये समझता हूं कि ये एक इंसाफ करें, तबकाती तरीका तफ्तीश खत्म करें। मैं एक बात खत्म कर दूं, और दूसरी बात ये कि ये 30 सालों से यहां पे इन्होंने किया क्या, जरा पता करें। FIA में कौन लगे, पुलिस में कौन बंदे लगे, यहां पे किस तरह जराइम पेशा लोगों को रियासत में जो है डाला गया, जिसकी वजह से ये कोई सोशल बेस ना होने के बावजूद, कोई सोशल बेस इनकी नहीं है, फिर भी रेजिस्ट कर रहे हैं स्टेट में, बिकॉज दे हैव इन्फिल्ट्रेटेड ऑल दोज क्रिमिनल्स इनटू इट, एंड दिस इज अ कॉमन नॉलेज। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। जी डॉक्टर मुहीद साहब। जनाबे वाला अंसार अब्बासी साहब, 2 कॉन्ट्ररी व्यू आ गए हैं आपकी ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस के ऊपर। अच्छी बात है, फेयर ट्रायल पे जो फेयर प्रोसेस मेरे सीनियर्स हैं, और ख़ासतौर पे शाहीन साहब के साथ तो मैंने बड़ा काम किया और हमने ज़ाहिर बड़ा सीखा है। देखें, इसमें मेरा व्यू ये है, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कोई भी नहीं है। जिस अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के ऊपर हम बेस कर रहे हैं वो टोटली मैनिपुलेटेड, इंजीनियर्ड, और उसने अपने 20 सालों में, पिछली तारीख में, कोई एक भी सियासतदान कन्विक्ट नहीं करवाया। फाइनलिटी की बात कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट तक। यू कैन नॉट नेम इवन 1 सिंगल सियासतदान। शाहीन साहब को पता है क्या, मेरा ख्याल पिछले 40 साल में भी कोई नहीं हुआ। नहीं, मैं नैब की बात कर रहा हूँ, नैब की। अच्छा, क्योंकि ये तो टूल है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, मैं इसलिए टूल कहता हूँ। गवाह हैं शाहीन साहब, मैंने स्टोरीज़ की, पक्के केसेस, इतने स्ट्रॉन्ग केसेस करप्शन के कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, और फ्रेंडली प्रोसिक्यूशन की वजह से उन केसेस को ख़त्म करवा दिया गया। ऐसे भी केसेस के जहाँ पे नैब के एब्सकॉन्डर्स को दूसरे नैब के केस में एज अ विटनेस, नैब का विटनेस बना के पेश किया गया, प्रोसिक्यूशन विटनेस। आप अंदाज़ा लगाएं, इतनी अंधेर नगरी इस मुल्क में है। तो मुझे तो पहली बात तो ये है कि नैब से आप ये मत करें कि ये कुछ, इसने इशारों के ऊपर बनाया, सब कुछ इशारों के ऊपर काम करता है। बहुत बड़े करप्शन के केसेस आए, उनको मलिया मेट करके ख़त्म कर दिया। अब ये है कि इस केस में देखें, आप JIT की रिपोर्ट जब पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ी होगी, मैंने भी, शाहीन साहब ने भी। जी, हमने पूरी पढ़ी। JIT की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें आपको मनी लॉन्ड्रिंग का उस लिहाज से आपको मिलेगा, लेकिन आपको करप्शन का ये कोई एक लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ कि यहाँ से कमीशन, यहाँ से किकबैक्स या इस तरह की कोई बात ली गई हो। देखें, अगर है तो वही वाली बात शाहीन साहब की, और जो कायद साहब कह रहे हैं कि जो भी चेंज हुए नहीं हुए व्हाटएवर, बट जब आपने किसी को प्रोसिक्यूट करना है तो इसीलिए मैंने सवाल पूछा था, आपको एविडेंस विदाउट एविडेंस। लोग इस सवाल से घबरा जाते हैं। हम कोई अदालत को तो इल्ज़ाम दे ही नहीं रहे, हम उससे ज़्यादा बड़ा सवाल कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। वो ये है कि अदालत में किसी का जो मुकदमा आता है, रिकोडेक का केस हम समझते हैं करप्शन पे लिया था उन्होंने, लेकिन उसको ज़ाहिर है हम वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन कोर्ट में साबित नहीं कर सकते, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ये और बात है कि हमें पूरा यकीन है कि जो रिकोडेक का अवार्ड हुआ था वो फेयर बुनियादों पर नहीं हुआ था बलोचिस्तान में, ठीक। और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी यही समझा कि फेयर बुनियादों पे नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन कोर्ट के सामने हम साबित नहीं कर सकते, इसलिए कि जब अदालत में एक मामला जाता है तो फिर लॉ एंड प्रोसीजर या लॉ एंड प्रोसेस की बड़ी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। एविडेंस होती है, एविडेंस कैसे इकट्ठी की गई है, इस आदमी की विटनेस की एविडेंस हो सकती है, इसकी एविडेंस नहीं हो सकती है, ये फोरेंसिक मैथड ठीक था, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, उस लफ्ज़ का क्या मतलब है। तो बेसिकली ये है कि लॉ एंड प्रोसेस में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर लोग मुजरिम हों, कातिल हों, रेपिस्ट हों, साबित नहीं हो सकता। लेकिन आप कहते हैं कि उनको फिर ये प्रोसेस फेयर नहीं, प्रोसेस तो फिर किसी के लिए भी फेयर नहीं है। इस प्रोसेस पे किसी भी मुजरिम को सज़ा नहीं मिल सकती, मासिवा इसके जो बिल्कुल ही फूड चेन में, फूड पाइपलाइन में बिल्कुल गरीब है। अब जैसे 3 डाकू गए हैं जतोई में, आज मेरा लेकिन टिकट देखा है कि 3 डाकू गए हैं और वहाँ उन्होंने एक बंदे को कत्ल कर दिया। डॉक्टर साहब, उसके बाद लोग आ गए और लोगों ने उनके हाथ और उनकी टांगें काट दी। डॉक्टर साहब, मेरा आर्गूमेंट दूसरा है कि यहाँ पे क्या आप वाकई करप्ट लोगों को पकड़ के उनको प्रोसिक्यूशन उनकी करके उनको सजा दिलवाना चाहते हैं, ये इंटेंशन नहीं है।
नैब के पूरा हिस्ट्री इस बात को प्रूव करती है कि इंटेंशन नहीं रही। वो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ गवर्नमेंट्स, सियासी पार्टियों को बनाने बिगाड़ने के लिए ये सारे का सारा ये काम किया जाता है। अब मैं तो लेकिन शाहीन साहब भाई साहब तो बड़ी बात की ना, वो कह रहे हैं कि हमने दर्जनों इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखी, आप खुद इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, एक हकीकत हमें भी नजर आती है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अलमिया यही है ना कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो बेसिकली करप्ट को पकड़ने के लिए नहीं है। जो भी बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि जी चलें आप वॉलंटियरिंग कर लेंगे। आप मुझे वैसे मुझे ये बताएं, आप नवाज शरीफ को इनको छोड़ें, मुझे बताएं कि जो मिफ्ता के बारे में आपका क्या हाल है, कैसी रिप्यूट थी, एमडी पीएसओ की कैसी रिप्यूट थी, मुझे बताएं। पूरी दुनिया जानती है शेख साहब की और एमडी पीएसओ दोनों की बड़ी अच्छी रिप्यूट थी और उनके खिलाफ केसेस मुझे कन्विंस नहीं करते जरा इस पे। और ना ही वो एमएसआर के ऊपर जो प्लॉटों का केस बना, एमएसआर का आप देखें टोटल झूठ, किस वजह से उसमें जान नहीं है, मतलब मैं किस वजह से पकड़ा। ठीक है, लेकिन शाहीन साहब साहब देखिए, मैं अब ये बड़ी एक अहम बहस है। बहुत से केसेस जो पीएसओ के एमडी के ऊपर जो केस था वो भी कमज़ोर लगता है। जो केस जो है मुफ्ता इस्माइल के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो भी कमज़ोर लगते हैं। इसी तरह मीर शकील रहमान साहब के ऊपर वो जो प्लॉटों का केस है उसमें भी कोई जान नज़र हमें नहीं आती है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत से सियासतदानों पे नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं उसमें हम जब उसको जर्नलिस्टिक आंख से देखते हैं तो हमें उसमें बड़ी जान नज़र आती है, वो GIT रिपोर्ट्स के अंदर बड़ी एविडेंस नज़र आती है। फिर क्या करें हम? देखिए डॉक्टर साहब अंसार भी कह रहे हैं कि जी सिस्टम हमारा बहुत कमजोर है और ये पॉलिटिकली वो इंतकाम लेते हैं, पॉलिटिसाइज्ड है, वो नहीं चल सकता। मुझे ये बताएं कि क्या हम ये समझते हैं कि अगर सिस्टम कमजोर है तो क्या हमारे यहाँ करप्शन नहीं है? क्या ये बड़े बड़े लोग जो है जिनके खिलाफ एविडेंस हमें नजर आती है या मीडिया पे अगर ट्रायल होता है तो क्या ये सब गलत है? क्या ये करप्ट है? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? करप्शन तो है और बड़े लेवल पे है, गलत केस बनते हैं। अब देखिए जैसा कि आपने कहा कि जी केस बना MSR पे, केस बनाने हैं अगर आपको तो सॉलिड केस बनाए, एविडेंस लाए और उसको खत्म करें। हमारा सिस्टम ही है कि एक एक केस जो है वो 20-20 साल चलता है। मैं जहां रहता हूं आजकल वहां पे ये कि एक केस अगर अदालत में जाता है तो जब तक वो खत्म नहीं होता दूसरा केस नहीं आता और उसकी कंटिन्यूअस हियरिंग होती है। केस जाता ही नहीं है जब तक कि आपके पास पूरा केस ना बन जाए, एविडेंस ना आ जाए, सारा कुछ ना आ जाए, फिर वो अदालत में जाता है। तो अगर आप कोई सिस्टम एक ठीक कर लें, अगर आपकी विल है ठीक करने की, करेगा कौन? जो खुद करप्शन के जिनके ऊपर चार्जेस हैं, जो बड़े बड़े इल्जामात करें, जिनके ऊपर एविडेंस है, वही अगर सिस्टम को ठीक करने के इंचार्ज है तो वो तो ये सिस्टम तो फिर कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो ये गड़ा खुद नहीं खोदना। तो फिर कोई ना कोई तो करे आके, अगर करना है तो नहीं करना तो फिर ये इसी तरह के सिचुएशन हम देखते रहेंगे। यहाँ पे इस सूरत हाल के ऊपर मुझे एक ब्रेक लेनी है, लेकिन अब तक की डिस्कशन को मैं अगर सम अप कर दूँ तो वो ये है कि पाकिस्तान में एक वो चीज़ है जिससे जो हमें नज़र आती है सामने, एक हकीकत वो है जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट निकालते हैं, जिसे हम टेलीविज़न में, सोशल मीडिया में बारहा डिस्कस करते हैं, जिसके ऊपर आर्गूमेंट्स बिल्डअप करते हैं और एक हकीकत हमारी आंखों के सामने आश्कार हो जाती है। लेकिन लॉ एंड प्रोसेस के लेंस से जब उसे एग्जामिन किया जाता है तो ज़ाहिर है फिर एविडेंस कैसे इकट्ठी की गई, एविडेंस कैसे आई है, ये कागज़ सही है कि नहीं है, बहुत सी उसमें पेचीदगियाँ शामिल हो जाती हैं और बहुत ही कम वो लोग जिनके ऊपर सही भी अगर केसेस बने हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम सही हैं, वो चीज़ें बाद में साबित नहीं हो सकती। तो ये एक अलमिया है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत का भी और पाकिस्तान के सिस्टम ऑफ जस्टिस का भी। इस पर मजीद बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। सईद काजी साहब, इस सारी बहस को अगर हम सम अप करें इस पार्ट में तो क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि सियासत के फैसलों का जो सियासतदानों पे जो इल्ज़ाम लगते हैं उनके फैसले अदालतों में नहीं होने चाहिए बल्कि सियासी अखाड़े में होने चाहिए? जब किसी सियासतदान पे बड़े क्रेडिबल इल्ज़ामात लगे तो फिर उस सियासतदान को अपनी पोजीशन छोड़नी चाहिए, उसे सियासत से अलग होना चाहिए, पहले अपना नाम क्लियर करना चाहिए, फिर सियासत में आना चाहिए। जो पाकिस्तानी आर्गूमेंट है कि मैं अदालत में जाऊँगा और अपना नाम क्लियर करूँगा, अभी अदालत से कुछ साबित नहीं हुआ, फिर ट्रायल कोर्ट से हो जाए, फिर कोई भी हाई कोर्ट में मेरी अपील चल रही है, हाई कोर्ट से हो फिर कहीं सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के बाद गए अभी रिव्यू मैंने फाइल करना है। तो ये जो पूरा हमने आर्गूमेंट दर हकीकत ये जो आर्गूमेंट बना दिया गया है पाकिस्तान में, इस आर्गूमेंट को तोड़ने की ज़रूरत है अगर हमें पाकिस्तानी सियासत को किसी मस्बत बुनियादों पे खड़ा करना है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं मोहित पीरजादा साहब, मैं मॉर्निंग शो कर रहा था तो मुझे उनका ब्रेक में मैसेज आया कि सलमान शहबाज साहब लाइन पे आना चाहते हैं। तो मैंने कहा जी फौरन ले लें। सब सवाल हुए, मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा,
मैंने कहा हुजूर माशाल्लाह आप एक जीनियस हैं और आपका खानदान इतना बड़ा कारोबारी खानदान है कि आपके दफ्तर में जाएं तो लगता है कि किसी हम अमेरिका बहादुर की कारपोरेट किसी बिल्डिंग में आ गए हैं। हमें मुझे ये बताएं, आपका जो जाती कारोबार था आपका, ये मैं आप शामिल कर रहा हूं, इनके दादा मरहूम ने 5 करोड़ 6 करोड़ के करीब 1995 में अपनी दौलत डिक्लेयर की थी। लाहौर के इनकम टैक्स ऑफिस में आप रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। तो हुजूर मुझे यह बताएं कि अगर मैं आपका और आपके तबके का ग्रोथ रेट निकालूं तो वो 25% से ऊपर चला जाता है डिक्लेयर्ड वेल्थ का, और वे आप ही और आपका तबका ही जो मेरी मैशत चला रहा था उसका बुरकस कैसे निकल गया? मैं यानी मुझे ये इसका क्या, मैं भी एक और दिन में आपके शो में था, किसी ने कहा मुल्क बड़े बुरान में है। मैंने कहा क्या हुआ? मुल्क बड़ा बुरान, मेरी बात सुन लीजिएगा, एक दो फिक्रे बहुत सख्त। मैंने कहा क्या हुआ? मुल्क में मैशत तबाह होगी। मैंने कहा क्या हुआ? क्या जो जहांगीर तरीन साहब बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब पर खुदा न खास्ता ज़कात लागू हो गई है? हाउ कम टू डिफरेंट डायमेट्रिकली अपोज्ड इकोनॉमिक कंडीशंस एग्जिस्ट इन द सेम कंट्री? एक 1% के लिए जो ज़राए पैदावार पर काबिज है, इदारों पर काबिज है, सियासी इक़्तिदार उनके पास है, इंस्टीट्यूशन उनके पास है, वो तो बिल गेट को मात दे रहे हैं। और इधर हम क्या करते हैं, एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी भी यहां पर है और एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टियां और कच्ची आबादियां भी यहां पर हैं। तो इसका एक मतलब है पीरजादा साहब, देयर एग्जिस्ट टू इकोनॉमी सेम टाइम, और ये दोनों ऊपर नहीं जा सकती। इनमें से जो एक ऊपर जाएगी दूसरे को कुचल के जाएगी। ये है हमारा आर्ग्यूमेंट। मैं कोई कानून की बात नहीं करता, लॉजिकली समझा दें कि इस मैशत में। जी प्लीज। काजी साहब ने एक मुख्तलिफ अंदाज से सईद काजी साहब आपने मेरे ही आर्गूमेंट को एक तरह से सपोर्ट कर दिया है कि एक वो चीज़ है, एक वो हकीकत है जो हमें नज़र आ रही है कि एक सियासतदान है, उसका ख़ानदान सियासत में आने से पहले उसके पास 5 करोड़ हैं या 4 करोड़ हैं या 1 करोड़ हैं, लेकिन सियासत में आने के बाद वो चीज़ जो है वो 100 करोड़ में बदल जाती है। ठीक है, अब वो कहते हैं जी हमें आपने करप्ट साबित करना है तो अदालत में ले जाएं। अदालत के निज़ाम में ये कैपेसिटी ही नहीं है, जो पूरा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, वो नैब हो, पुलिस हो, FIA हो, अदालत हो, या उस अदालतों का मल्टी टियर सिस्टम। जी प्लीज़, उसमें ये सलाहियत नहीं है कि वो ये साबित कर सके कि किसी के 5 करोड़ से 500 करोड़ अगर बन गए हैं तो उन्होंने गलत क्या किया है। तो वो तो बेसिकली रूडिमेंट्री है सिस्टम। लेकिन क्या जिस आदमी के 5 करोड़ से हुकूमत में आने के बाद 500 करोड़ की एसेट्स बन गए हैं, हम अब ये नहीं कहेंगे कि ये करप्ट है, इसको सियासत से निकालें, अच्छा खा गया? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे बड़ी ख़राबी जो हमारी रूलिंग एलीट और ख़ास तौर पर पॉलिटिकल एलीट को मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि इलेक्टेड होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, इनका जो सबसे बड़ा कसूर, और ये भी नवाज शरीफ साहब वगैरह को जो सबसे बड़ा कसूर है वो ये है कि कुछ चीज़ें हमारे FBR को कभी इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया, बिकॉज टैक्स मैटर्स हैं। टैक्स वाले पूछेंगे कि भाई आपके पैसे इतने ज़्यादा कैसे चले गए, ये कैसे हुआ, वो नहीं पूछा जाता। फिर दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग को 1992 का मेरा लॉ है, उसके बाद लीगलाइज ये मनी लॉन्डर हमारी तमाम तर जितने अमीर लोग हैं करते हैं। ठीक है, जो जिनके पास बहुत पैसा लॉन्डर करते हैं, टैक्स नहीं देते, टैक्स छुपाते हैं। और मेरी ज़ाती राय में जो सबसे बड़ा चार्ज है इनके खिलाफ वो यही है। मेरी ज़ाती राय में इनके खिलाफ सबसे बड़ा चार्ज यही बनता है। लेकिन चूँकि इसको लीगलाइज़ किया, इनका कसूर ये है, चूँकि हर कोई बड़ा करता है, इनका कसूर ये है कि आप, ठीक है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस था, आपने भी मनी को लॉन्डर किया, वाइट किया, कमाया ज़्यादा, शो कम किया और उसको आपने लॉन्डर करके वाइट कर दिया। इनसे सिर्फ गिला सबसे बड़ा ये बनता है कि आप तो रूल कर रहे थे पाकिस्तान को, आप कोई आम बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। ठीक है, आपने ये कैसे कर दिया? और ये जो शाहीन साहब कह रहे थे ना पहले, सिस्टम बनाया ही ऐसा गया कि उसमें ऐसे लूप होल्स रखे जाएं कि जो पैसे वाले लोग हैं वो टैक्स चोरी कर सकें। इनकम टैक्स का इदारा FBR उसको इंडिपेंडेंट होने नहीं देना, और प्लस मनी लॉन्ड्रिंग जैसे लॉज को अब इन प्लेस रखना है ताकि जितना बड़ा आप पैसा कमाए, TT वाला, TT हुंडी शुंडी ये सब लीगल वेज थे ना डॉक्टर साहब। और देखें हैं हालांकि सब गलत, लेकिन उनको आपने लीगल शेप देके ताकि हमसे कोई पूछे। शाहीन से भाई साहब, मेरा आर्गुमेंट ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो हो, जिसके पास ताकत हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर की डेफिनेशन वो नहीं है जो मशहूर हो वैसे ही। पब्लिक ऑफिस होल्डर यानी एक नॉर्मल MNA पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है, एक MPA पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। पब्लिक ऑफिस होल्डर है, एक मिनिस्टर है,
एक चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के वो डिसीजन मेकर्स हैं जिनके दस्तखत से, उनके कलम से या उनके फ़ोन से जो है वो काम होते हैं, उनके वर्बल से। ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, जब उनके ऊपर इंटेग्रिटी का इल्ज़ाम आता है फाइनेंशियल, तो फिर उनको अपनी सफाई पब्लिक फोरम पे देनी चाहिए। ये जो आर्गूमेंट है पाकिस्तान की सियासत में कि मेरे खिलाफ अदालत में कुछ साबित नहीं हुआ, दर हकीकत मदर ऑफ ऑल ईवल्स जो है वो ये आर्गूमेंट है। अगर हम इस आर्गूमेंट को तबाह कर दें, इसको पाश कर दें, इसको साफ कर दें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से, तो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बेहतरी की तरफ रास्ता चला जाएगा। हमें अदालत को निकालना पड़ेगा। अदालत का रोल नहीं है पब्लिक ऑफिस होल्डर की अकाउंटेबिलिटी के अंदर। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं आपको एक अभी हाल ही में एपीसी हुई और उसमें बहुत सारे उन्होंने डिमांड रखे, बहुत सारी चीजें थी। एक उसमें बहुत ही लोगों ने इग्नोर कर दिया या उस पर बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए। अब एक्चुअली वो था ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, जो कि साउथ अफ्रीका में मेरे ख्याल नेल्सन मंडेला साहब ने बनाया था, और उसमें बाद लोगों ने फिर आपके सच बोले। नेल्सन मंडेला ने बनवाया था जी, बिल्कुल सही कह। जी, तो उसमें से इन्होंने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन को रिकंसिलिएशन से निकाल दिया कि ये तो अगर हमने लिख दिया तो ये तो कहेंगे कि जी आप एनआरओ मांग रहे हैं, तो खाली ट्रूथ कमीशन कर दिया उसको। अब मुझे बताया कि जी उस पर अगर ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, अपने ये जो लीडर बैठे थे सारे, और अपना अपना सच हर एक बोलना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे क्या तूफान आता है, क्या क़यामत आती है। कौन इसमें से इतनी जुर्रत रखता है कि जो अपना सच बोलेगा, कितने मैंने पैसे कमाए, कैसे कमाए, क्या किया, ये सब बताएंगे। मौलाना साहब बताएंगे कि हमारे मदरसों में क्या होता है, नवाज शरीफ साहब बताएंगे, जरदारी साहब बताएंगे मेरी कितनी प्रॉपर्टीज हैं और कैसे बनी और उनका क्या हुआ और उनका कौन अब वारिस होगा या क्या होगा। तो ये बातें सब करते हैं। जैसा पहले एक और बात हुई कि जी पॉलिटिकली इसको हल करना चाहिए, अदालतों में नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल फोरम पे करना चाहिए। सारे लीडर जो है वो एक दूसरे को महाकरप्ट, और रिकॉर्डेड है, सारे वीडियोस रोज चलते हैं, एक दूसरे को करप्ट तरीन और ये सब कहते रहे। तो अब एक दूसरे को जब आपने डिक्लेयर कर दिया गिल्टी एज करप्शन, तो आप किस तरह पॉलिटिकल लेवल पे जाके उसको ठीक करेंगे और क्या अब उसका रिजल्ट निकालेंगे। ये सब एक, देखिए, लोगों के लिए फसाड अलग है, अंदर की पॉलिटिक्स अलग है, पावर पॉलिटिक्स अलग है, और ये हमारा सिस्टम इसको अब मेरा ख्याल है बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये अब लोग बोल रहे हैं, एक पहले जैसे मैंने कहा कि एक थर्ड फैक्टर आ गया है, वो थर्ड फैक्टर, ठीक है, इन दोनों का बस ठीक है। अच्छा, जरा मैं इसको वाइंड अप करता हूँ, ठीक। हाँ, सही काल से बहुत ब्रॉड बेस हमने डिस्कशन कर ली पाकिस्तानी सियासत और माशरे की। क्या नवाज शरीफ साहब को आप अगले चंद महीनों में उनकी सियासत को और मरीम नवाज साहिबा की सियासत को मजबूत होते देखते हैं, या इसी तरह से खड़े ही चलते देखते हैं, स्टैग्नेंट ही रहेंगे? देखिए, सोशल बेस तो उनकी है नहीं, ये साबित हो चुका है, और उनकी जो पावर बेस थी उसको वो अबंडन करके उसके सामने आके सफारा हो चुके हैं। अब कोई बहुत बड़ा मौजा कहीं आसमान से तुलू हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारी अक्ले सलीम या अक्ले बेसलीम है वो यही कहती है कि अवामी तौर पर तो ये कोई तहरीक बड़ी खड़ी नहीं कर सकते। हाँ, कुछ छोटी छोटी पॉकेट्स में मौलाना फजलुर रहमान हो, कुछ कर लें तो कर लें, इनके पल्ले तो कुछ नहीं है, बल्कि ये उनके पीछे इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनकी सोशल बेस नहीं रही। अब अगर आपके पास सोशल बेस ना हो और एस्टैब्लिशमेंट भी आपसे नाराज हो, तो फिर आपको अपनी रिटायरमेंट का सोचना चाहिए। ये लास्ट कमेंट, ठीक, लास्ट कमेंट। देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बयानिया स्टार्ट किया था और आज फिर अगर उसी बयानिए पे आए हैं, तो दरमियान के अंदर जो चीज़ें हुई हैं ना, वो चूँकि अब सामने आ रही हैं, तो उससे पॉलिटिकली मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को और PMLN को नुकसान होगा। नाज़रीन, ये सारी बहस आपने सुनी, तमाम आपने पॉइंट ऑफ व्यू, तबका फ़िक्र, ये सारा एक आपने सुन लिया है। फैसला आपका हमेशा की तरह। फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।